So in yesterday's class we discussed about the physical properties of metals and non-metals. हमने देखा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक टेबुलर फॉर्म में हम देख करके और उसमें जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बनता है। तो अब हम देखें कि ये बातें हमने की थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लें। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो किस तरह के केमिकल रिएक्शंस देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ reactivity series. I hope you all understand. Reactivity series is basically the decreasing order of reactivity of metals. मेटल्स की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी कम होते जा रही है। इसमें हम हाइड्रोजन को रखते हैं जो कि एक नॉन मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज का प्रॉपर नॉलेज हमको होना चाहिए। इसमें ये लगभग वही है जो आपकी एनसीईआरटी में दी है, कुछ एक मेटल्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आप देखो कि पोटेशियम इस रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये स्टेनम है, दैट इज टिन, लेड, प्लम्बम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन हमने इसको यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वो मेटल्स कौन से मेटल्स हैं जो कि वाटर और एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जाहिर है कि जो हाइड्रोजन के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होने की वजह से, है ना। तो वो इसका मतलब वाटर से भी रिएक्शन नहीं करेगा और एसिड से भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो पहला रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, हाँ वाटर के साथ में, अच्छा वाटर से भी पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ और भी सिंपल रिएक्शन होती है, दैट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। देखें कि अगर समझो सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। हाँ, मैग्नीशियम रिबन चलता तो आपने देखा ही है, Mg+O2 gives MgO। हाँ, आई होप आपको याद होगा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था मैग्नीशियम रिबन का कंबशन और हमने कहा था कि डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में ये जलता है और वाइट एशेस बनते हैं। तो वो जो वाइट एशेस बनते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। ये बेसिक ऑक्साइड है, ये भी हमने चेक किया था कि जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद क्या होता है कि वो आप उसमें लिटमस टेस्ट कर सकते हो, रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है। तो ये एक बेसिक ऑक्साइड है। फिर आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, या एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। यानी कि मेटल ऑक्साइड बनते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन there is a combination reaction in which metal oxides are formed and metal oxides are basic in nature। ये बात आपको याद रखना है। अब सवाल ये आया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि these two oxides, zinc oxide and aluminium oxide, these are amphoteric in nature। इनके लिए हमने वर्ड यूज
यूज किया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन कौन? जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ अलग अलग रिएक्शन कर सकते हैं। मतलब दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स, दे कैन रिएक्ट विद बेसिस, एंड इन बोथ द केसेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वो एसिड के साथ भी दे सकता है और बेस के साथ भी दे सकता है। In other words, we say that amphoteric oxides are the metal oxides which behave like acids with bases or which behave like bases with acids. तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शंस हमको जरूर बैक ऑफ द माइंड याद रहना चाहिए कि जिंक ऑक्साइड अगर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो वो एक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। लेकिन यही वाला जिंक ऑक्साइड जब एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 बनेगा और साथ में वाटर बन जाएगा। इसका नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट वही है जो जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन पर भी बना था। जब हम एसिड बेसिस पढ़ रहे थे और हम बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उस समय हमने कहा था कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक मेटल जिंक के साथ में रिएक्शन करता है। स्लो रिएक्शन होती है, अगर हम हीट करेंगे तो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, लेकिन उस रिएक्शन में एक सॉल्ट बनता था सोडियम जिंकेट, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। यहाँ पर वाटर बना है क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इन दिस वी कैन सी दैट जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड व्हिच इज रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। दोनों ही केसेस में सॉल्ट एंड वाटर देता है। ये चीज हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए ये चीज लिखोगे Al2O3 तो वो भी सिमिलर बिहेव करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, साथ में वाटर बन जाएगा। और अगर इसका रिएक्शन Al2O3 का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे तो वो NaAlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा और वाटर करेगा। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। वो जिंकेट था, ये एल्यूमिनेट है। हाँ, दोनों ही केसेस में एक ही बात हो रही है कि द मेटल ऑक्साइड्स आर एक्टिंग विद और रिएक्टिंग विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखनी है कि जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है मेटल्स का तो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एम्फोटेरिक भी बेसिक तो है, तो बेसिक इन नेचर। एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में अलग से हमने मेंशन किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, शुड बी हाईलाइटेड, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, the second type of reaction is reaction of metals with water. Water can be in liquid state as well as gaseous state when metals react with water, and it depends upon the position of a metal in the reactivity series that how it is going to react with water. मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है
वो वाटर के लिक्विड फॉर्म के साथ में ठंडे पानी के साथ में बिना गर्म किए पानी के साथ में रिएक्शन कर लेगा। कौन? पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। इन तीनों के लिए आपको पानी गर्म भी नहीं करना पड़ेगा, पानी लिक्विड फॉर्म में ही होगा और बिना गर्म किए, हम कोल्ड वाटर बोलते हैं। कोल्ड वाटर का मतलब यही कि नॉर्मल टेम्परेचर है, आपने उसे गर्म भी नहीं किया, ये नहीं कि आप उसे स्पेशली ठंडा करने लेके गए पहले, है ना। तो विदाउट हीटिंग आप ये रिएक्शन करोगे, एकदम से विगरस रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हालांकि सोडियम का, पोटेशियम का रिएक्शन और कैल्शियम का रिएक्शन स्लाइटली डिफरेंट है। इन रिएक्शन में मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब बेस बनते हैं। सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ जैसे हुआ तो यहाँ बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व एंड दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इवॉल्व होती है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में अपने आप ही जल जाती है। आपको कुछ जलाने के लिए, जलता हुआ कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम हाइड्रोजन के टेस्ट में करते हैं। ये तो अपने आप ही जल जाएगा, इतनी हीट यहाँ पर रिलीज होगी। सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड अलॉन्ग विद हीट। दिस हीट हेल्प्स द हाइड्रोजन टू गेट कंबस्ट, उसका कंबशन हो जाएगा उसी समय एंड आपको यहाँ पे पॉप साउंड दिखाई देगा। ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, पॉप साउंड दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा। ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि वो पॉप साउंड के साथ में जलती है। तो सोडियम पोटेशियम दोनों के साथ ऐसा ही होगा, लेकिन कैल्शियम के साथ केस थोड़ा सा डिफरेंट है। और जब केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि उसमें एक्सेप्शनल क्या है। तो वाटर अगेन इज इन लिक्विड फॉर्म, उसका स्टेट लिक्विड है और आपने उसे गरम नहीं किया हुआ है, बिना गरम किया आप उसकी रिएक्शन कर रहे हो, अगेन अ विगरस रिएक्शन विल बी देयर। कैल्शियम काफी रिएक्टिव मेटल है, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, विगरस रिएक्शन होगी, लेकिन दिस टाइम रिएक्शन इज नॉट एज एक्सोथर्मिक। अभी उतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है जितना सोडियम के केस में था। तो हाइड्रोजन इवॉल्व तो होगी। क्या रिएक्शन है? रिएक्शन लिख लेते हैं, कैल्शियम और वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो रिएक्शन हो गई है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है, बट क्योंकि उतना हीट यहाँ पर नहीं है तो ये हाइड्रोजन जो है ये पॉप साउंड के साथ में जलेगी, कंबशन नहीं होगा, बल्कि ये बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी। नहीं जलेगी तो कोई भी गैस होगी पानी में से ऐसे ही निकलेगी बबल्स की फॉर्म में बाहर। और जब वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी तो अनरिएक्टेड पीसेस ऑफ कैल्शियम विल आल्सो स्टिक विद देम, बबल के साथ में चिपक जाएंगे और सरफेस पर आकर के फ्लोट करने लगते हैं, कभी कभी बाहर भी गिर जाते हैं। ठीक है, सो दिस ऑब्जर्वेशन makes this reaction important from examination point of view कि why the calcium pieces start floating at the surface of the test tube when it is reacted with cold water। clear है ये बात? अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करोगे जो कैल्शियम के जस्ट नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन उतना इफेक्टिवली, उतना क्विकली हो नहीं पाती, हमें वेट करना पड़ेगा। तो रिएक्शन नहीं हो रही है ठंडे पानी में तो पानी गर्म कर दो, गर्म पानी से रिएक्शन करो। पानी गर्म होगा तो मैग्नीशियम की रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कैल्शियम की हुई थी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये जलती नहीं है पॉप साउंड के साथ में, बल्कि बबल्स के फॉर्म में निकलती है और अनरिएक्टेड पीसेस ऑफ मैग्नीशियम विल आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग एट द सरफेस। सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ मैग्नीशियम आल्सो। लेकिन
आपको क्या याद रखना है कि कैल्शियम को लेकर के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। हाँ, तो ये बात हमने मेंशन कर दी कि अगर हमारे एग्जाम में मैग्नीशियम से रिलेटेड बात आ जाए गर्म पानी के साथ में, तो वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो बात हम कैल्शियम के लिए कह रहे थे ठंडे पानी में, गर्म पानी में मैग्नीशियम के लिए भी वैसा ही होता है। अनरिएक्टेड पीसेस ऑफ मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो गैस निकली है उसके बबल्स के साथ में अनरिएक्टेड पीसेस ऑफ मैग्नीशियम स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में अप टू मैग्नीशियम जब वाटर की रिएक्शन होती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, बेसिस एल्कली, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम देख रहे हैं, ये बनते हैं। मैग्नीशियम के नीचे एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के नीचे लेड के ऊपर ये सब जो मेटल्स हैं, इनका रिएक्शन ठंडे या गर्म किसी भी लिक्विड स्टेट में वाटर से नहीं होता। तो इनसे रिएक्शन करवाने के लिए हमको वाटर को गैसियस स्टेट में बदलना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम के साथ में वाटर का गैसियस स्टेट, जिसको हम स्टीम कहते हैं, स्टीम के साथ में एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा, लेकिन अब हाइड्रोक्साइड की बजाय ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आयरन when reacts with steam gives out Fe3O4। हाँ, याद रखना है ये Fe2O3 नहीं है, Fe3O4 है। वो फेरिक ऑक्साइड होता है, ये फेरस ऑक्साइड होता है। अक्सर हम लोग अज्यूम करते हैं जब मेटल ऑक्साइड तो हमको Fe2O3 ही पता चलता है, जो कि रस्ट का भी फॉर्मूला है। Fe3O4 आप नॉर्मली देखते नहीं हो किसी भी रिएक्शन में, तो आप लोग गलती कर जाते हो एग्जाम में। हमारी आदत पड़ जाती है Fe2O3 लिखा हुआ देखने की, Fe2O3 लिखने की, तो इस वजह से हम यहाँ भी Fe2O3 लिख देते हैं। अगर यहाँ हमने Fe2O3 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो सब रिएक्शंस हमने देखी है, हाँ, वाटर के साथ में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, इन सब में रिएक्टिविटी सीरीज में रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मेटल्स इंपॉर्टेंट है। अप टू 10 ये रिएक्शन होती है, लेड ये रिएक्शन नहीं देता, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है। बुक भी आपको रेगुलरली पढ़ते रहनी है। एंड ऑल द मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट गिव दिस रिएक्शन। ऑब्वियस रीजन है कि जो कॉपर है या मर्क्यूरी है या सिल्वर है, वो अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो they will have to displace hydrogen from its compound, that is water or acid। तो ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, हाँ, इनकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो वाटर के साथ जो रिएक्शन थे वो हमने उधर देखे। अब हम रिएक्शन देखें, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बेसिकली यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन हो रही है। लैब में हम जब कैरेक्टरिस्टिक पता करने के लिए रिएक्शंस करते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ ही करते हैं। तो डाइल्यूट एसिड के साथ में जब मेटल्स की रिएक्शन होगी तो वही ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हमने देखा पोटेशियम सबसे ऊपर था, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऊपर से नीचे तक जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन घटती जाएगी वैसे वैसे रिएक्शन की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती जाएगी। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे एक ही तरह की होती है। सिर्फ हम ये ध्यान रखें कि हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम,
वो ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकते हैं। बाकी सब ये रिएक्शन देंगे। रिएक्शन एक ही है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स मेटल सॉल्ट बनता है, एंड अपार्ट फ्रॉम मेटल सॉल्ट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाँ, जैसे सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ किया, हमने पहले भी की थी ये बात, तो सोडियम क्लोराइड मेटल सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन इसी टाइप का रिएक्शन अगर हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में करें, H2SO4 के बीच में, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी जो मेटल है वो एसिड की हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद उसकी जगह जाके बैठ जा रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो कि डिस्प्लेस हुई है तो वो बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है ना। इसमें ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लैब में हाइड्रोजन गैस को बनाने का जो मेथड है वो यही है। इसमें हम ग्रैन्युलेटेड जिंक लेते हैं और जिंक ग्रैन्यूल्स पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगती है, विच इज कलेक्टेड इन अ गैस जार बाय डाउनवर्ड displacement of water. The method which is used to collect hydrogen prepared in this reaction is downward displacement of water. उस मेथड से किसी गैस जार में हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है। हाइड्रोजन इज लाइटर एज कंपेयर टू एयर। ठीक है जी। तो रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड्स की बात हो रही है, तो हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये सब इनके नाम लिए थे हमने, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स, दे आर लेसर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, so they cannot displace hydrogen from either acids or from water molecules. So ये जो रिएक्शन हुई है, हाँ, उस रिएक्शन में जो हमने जिंक के साथ करी है, हाइड्रोजन गैस को लैब में बना करके इकट्ठा कर लेते हैं। Now the fourth and very important reaction of metals is single displacement reaction. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि a more reactive metal displaces a less reactive metal from its solution, from its compound. जैसे copper sulfate is a less reactive metal as compared to iron. तो आपने ये छोटी क्लासेस से पढ़ा है कि आयरन कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है, और फेरस सल्फेट यानी FeSO4 बनता है और कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल्स। अगर आपने आयरन नेल्स डाली हैं तो ये जो रिएक्शन है इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन ही बना है। दिस इज ब्लू इन कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप जानते होंगे, और दिस इज पेल ग्रीन इन कलर। हाँ, फेरस सल्फेट इज पेल ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर में है। तो यहाँ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसको हम विद द हेल्प ऑफ अ टेबल समझते हैं, जिसमें हम 4 मेटल्स हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के ले लेंगे। मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूं पहले आपके लिए।
यहाँ पे हम 4 मेटल्स और उनके 4 सल्फेट सॉल्ट्स ले रहे हैं इस बात को समझने के लिए। We will take 4 metals starting from reactivity series top side, that is aluminium, zinc, iron and copper। यहाँ पे इनके सॉल्ट्स ले लिए, सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशंस, aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice, zinc sulfate ZnSO4, iron sulfate FeSO4 and copper sulfate CuSO4। इन सबके एक्वस सॉल्यूशन रखे हैं यहाँ पे। तो जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम करवाने का देखेंगे तो इसे छोड़ करके बाकी तीनों के साथ हो जाएंगे। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि जो फेरस सल्फेट है वो पेल ग्रीन कलर का है, जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का है, बाकी दोनों कलरलेस है। हाँ, पेल ग्रीन यानी लाइट ग्रीन और ब्लू, ये दो कलर्स इनके हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट कलरलेस है। हाँ, मैं सिंबॉलिकली कलरलेस को वाइट दिखा दे रहा हूँ, हालांकि कलरलेस इज नॉट वाइट। जिंक सल्फेट भी कलरलेस है, जबकि इन दोनों का कलर दिख रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा फेरस सल्फेट के साथ में, सो द कलर will change from pale green to colorless, and similarly when it will react with copper sulfate, it will displace copper from its salt and it will get colorless solution। हाँ, एल्यूमिनियम का रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो नहीं सकता, it cannot displace aluminium since aluminium is higher at a higher position in the reactivity series as compared to zinc। तो जिंक उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो रिएक्शन नहीं होगा, खुद के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन FeSO4 के साथ में रिएक्शन होगा। क्या होगा कि वो जिंक सल्फेट बना देगा। हाँ, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है और ये भी कलरलेस होता है। सिमिलरली यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाँ, यानी रिएक्शन हो जाएगी और कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। आयरन कैन नॉट रिएक्ट आइदर विद एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट बिकॉज इट कैन नॉट डिस्प्लेस दीज एटम्स फ्रॉम देयर मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पर एक जगह पे रिएक्शन हो जाएगी जिसमें कॉपर को डिस्प्लेस करता है। ये रिएक्शन जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, हाँ, यहाँ पे लिखी ये वाली रिएक्शन, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का था उसका कलर अब पेल ग्रीन हो जाएगा। ये ब्लू था, अब इसका कलर चेंज होकर के पेल ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब फेरस सल्फेट बन गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें एक टेबल पता है तो हम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हमने ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, डाइल्यूट एसिड्स के साथ में और फाइनली एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हुए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल, इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ा। मेटल्स के रिएक्शंस इतने ही हैं, है ना। आप इनको लिख करके प्रैक्टिस कर लो। कल हम नॉन मेटल्स की कुछ थोड़ी सी रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने के बाद वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड एंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थैंक यू।